आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि किसी भी फ़िल्म को हिट होने के लिए अच्छी स्टोरी का होना ज़रूरी है एंड एज़ अ फ़िल्म क्रिटिक मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। बट फ़िल्म के स्टोरी के अलावा कौन-सा वो एक्स फैक्टर होता है जिसकी वजह से फ़िल्में चलती हैं? कई बार वो एक्स फैक्टर अच्छे एक्टर्स होते हैं, कई बार अच्छा डायरेक्टर होता है या फिर कई बार उस फ़िल्म का म्यूज़िक होता है या फिर अगर आज के ज़माने की बात करें तो कई बार पीआर भी होता है। तो क्या सच में सैयारा ये फ़िल्म पीआर की वजह से हिट चल रही है? इतनी जो बड़ी-बड़ी बम्पर बुकिंग्स के मीम्स चल रहे हैं फिलहाल सोशल मीडिया पे और ये जो इतना ज़्यादा हौवा खड़ा हो चुका है, हाइप खड़ा हो चुका है, क्या ये सच में पीआर स्टंट है या फ़िल्म में एक्चुअली दम है? आइए बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ काफ़ी अरसा बीत गया था जहाँ पर मैंने ना फ्रेश एक्टर से अच्छी एक्टिंग नहीं देखी थी और ये फ़िल्म हमें एक्टिंग के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं करती है। येस, दिस इज़ अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन आई नो दैट बट मुझे इस फ़िल्म में आहन पांडे और अनित पाड्डा दोनों का परफ़ॉर्मेंस बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ लगा। इनफैक्ट आहन पांडे के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये अनन्या पांडे के कज़िन ब्रदर हैं और अनन्या पांडे से कई ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इनकी ये पहली ही फ़िल्म है अपनी डेब्यू फ़िल्म में इस तरीके की एक्टिंग करना, इस लेवल का परफ़ॉर्मेंस देना, इतनी शिद्दत वाला प्यार करने वाले एक लड़के का कैरेक्टर प्ले करना, आई थिंक दिस वाज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू सी ऑन द बिग स्क्रीन एंड आहन पांडे ने फाड़ दिया है भाई साहब। अगर मैं बात करूँ फीमेल लीड के बारे में यानी कि अनित पाड्डा के बारे में, तो इस लड़की ने ना एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। इसके पहले मैंने अनित को सलाम वेंकी में देखा था, एक छोटा-सा रोल था उनके नसीब में आया हुआ। वहाँ पर भी उन्होंने ओके ओकेश काम किया था, कुछ ज़्यादा स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं थी। बट यहाँ पर क्योंकि वो मेन लीड थी, जो उनको बोला गया था, जो जिस लड़की का कैरेक्टर उनको दिया गया था, उन्होंने वो बखूबी तरीके से निभाया है। दोनों के दोनों एक्टर्स ने मेरा दिल जीत लिया एज़ अ फ़िल्म क्रिटिक एंड आई एम नॉट किडिंग दिस एट ऑल। बट गेस व्हाट? मैं ना इस फ़िल्म का जब से टीज़र आया था ना, तभी से मैंने एक प्रेडिक्शन लगा लिया था कि यार ये फ़िल्म ना बहुत खूबसूरत रहने वाली है। मैं आहन पांडे को नहीं जानती थी, ना ही मैं अनित पाड्डा को उतना कुछ ज़्यादा ख़ास जानती थी। पर मैं अगर किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड थी तो वो थी इस फ़िल्म के डायरेक्टर का नाम देखकर, मोहित सूरी। जी हाँ, अगर जेन ज़ी मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको मोहित सूरी कौन है, ये पता करना है, तो एक काम करो गूगल पे जाओ, मोहित सूरी विकिपीडिया पे आप जाओगे, अगर उनके फ़िल्मोग्राफ़ी के चार्ट पे जाओगे, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट हियर, वॉच ऑल ऑफ दीज़ फ़िल्म्स एंड बिलीव मी, सारी फ़िल्में देख डालो, आपको एक भी फ़िल्म देखने का रिग्रेट नहीं होगा। सारे के सारे मास्टरपीसेस हैं और उसके साथ-साथ इन सारे फ़िल्म के सारे ही गाने हिट थे। ये एक ऐसी चीज़ है ना हम मिलेनियल्स के नसीब में जो हमको हमारे बचपन में, हमारे टीनेज में जो मिली है ना, वो आजकल के जनरेशन को नहीं मिल सकती और वो है म्यूज़िक के बारे में हमारा जो नसीब था ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। हमारे पहले के जनरेशन वालों का भी म्यूज़िक के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग 2000 का जो एक पीरियड था ना, जितनी भी फ़िल्में उस टाइम पे आई है, वो सारे के सारे गाने कल्ट साबित हुए हैं। अगर मैं बात करूँ मोहित सूरी इनके बारे में, तो इन्होंने जितनी भी फ़िल्में बनाई हैं, उन सारी फ़िल्मों के सारे गाने आप जुकबॉक्स का ही पूरा एल्बम डाउनलोड कर सकते हो और रिपीट मोड पे सुनोगे सभी के सभी गानों को और इसीलिए सैयारा इस फ़िल्म का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर मेरे लिए अगर कुछ था, तो वो था डायरेक्टर का नाम मोहित सूरी। बस आई वाज़ सोल्ड आउट क्योंकि मैं इस नाम को देखने के बाद मुझे भरोसा मिल गया था कि इस फ़िल्म के गाने बहुत तगड़े होने वाले हैं और गाने ना ऐवी कोई भी लिखा गया है, ज़बरदस्ती उसको उस फ़िल्म में चिपका दिया गया है, ऐसा नहीं होता है। मोहित सूरी की फ़िल्म का जो स्टाइल है ना, वो बिल्कुल प्रीतम की तरह होता है कि जो गाने हैं ना, वो स्क्रीन प्ले को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जो गानों के लिरिक्स हैं, वो भी उस फ़िल्म के स्क्रीन प्ले का हिस्सा होता है और इसीलिए मुझे सैयारा इस फ़िल्म ने बहुत, बहुत, बहुत हद तक इम्प्रेस किया है। आई कांट टेल यू इनफ। सबसे पहले मैं 3 सीन्स को हाइलाइट करना चाहती हूँ इस पूरी फ़िल्म में। सबसे पहला सीन, शादी का प्रपोज़ल जिस तरीके से आहान अनित को करता है और कहाँ पे करता है, कौन-सी सिचुएशन में करता है, वो देखना मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो उस चीज़ को। दूसरा एक बहुत ही शानदार सीन एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जहाँ पर लाइटिंग बहुत ब्यूटीफुली की गई है और वहाँ पर अनित जो है, वो पहली बार आहान पांडे के लिए गाने लिखने के लिए जाती है उसके स्टूडियो में। किस तरीके से उसने वो पूरा मोनोलॉग दिया है ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। आई थिंक वो पूरा सेगमेंट इस पूरे फ़िल्म का सबसे हाइलाइट करने वाला सेगमेंट रहा मेरे लिए। एंड देन तीसरा सीन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस फ़िल्म का क्लाइमैक्स। जिस तरीके से एक रील के माध्यम से जो भी चीज़ें पता चलती है, मैं ज़्यादा कुछ स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती हूँ। एक रील कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ना वो क्लाइमैक्स में जिस तरीके से दिखाया गया है और उसके बाद का सारी जो चीज़ें दिखाई गई है, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी एंड इट विल मेक यू क्राई ऑल्सो। बिलीव मी मैं इस फ़िल्म में रोई भी हूँ एंड
ये तभी हो सकता है अगर आपने ये सारे छिछोरापन, ये सारे चीज़ें आपने एक तो ज़िंदगी में की है, नहीं तो किसी ने आपके साथ की है। तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार किया है, तो ये फ़िल्म आपको बहुत हद तक रुलाएगी और रिलेट भी करवाएगी। फटाफट मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या-क्या है। सबसे पहला म्यूज़िक, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, acting performances like I said already, storyline, सेट डिजाइन, प्रोडक्शन, एवरी सिंगल थिंग। इस फिल्म के सारे ही डिपार्टमेंट्स इतने ब्यूटीफुली उन्होंने काम किया है कि वो आपका दिल जीत लेंगे और ये फिल्म आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देगी। ये फिल्म वैसे नहीं कि आप ओटीटी पे देखो, ये फिल्म बिल्कुल वैसी है जिसका मजा आप थिएटर में जाकर ही ले पाओगे। अब मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, अब इसमें ना बहुत सारी ऐसी इलॉजिकल चीजें हैं जो, क्योंकि अब मैं 30s में हूँ, तो जो अपने 20s में की हुई रहती है ना, वो आपको अब बहुत ही चाइल्डिश लगती है, जैसे कि बहुत इमेच्योर स्टेप्स लगते हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी शायद उठाए होंगे या फिर आप उठाने के बारे में सोचते होंगे उस अपने 20s में। तो अब वो बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करेगा आपको, बट क्योंकि आप भी कभी ना कभी 20s में थे और क्योंकि आपने भी कभी ना कभी किसी से प्यार किया होगा, तो ये चीज़ें आपको उस टाइम के लिए एक थोड़ा-सा नॉस्टैल्जिया ज़रूर देगी। दूसरी चीज़, जैसे मैंने इलॉजिकल चीज़ें कही, तो एक सबसे बड़ा लूप होल है इस पूरे स्टोरी लाइन में कि सेकंड हाफ में ना क्या हो जाता है कि इतनी बड़ी बीमारी के पता चलने के बाद जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को, अब वो बीमारी किसको होती है, लड़की को होती है, लड़के को होती है, वो आपको फ़िल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बट जो पेरेंट्स हैं ना, वो अपने बच्चे को ऐवी छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। एंड वो बहुत ही इलॉजिकल लगता है जब उस इंसान के साथ आगे क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी ज़्यादा उसमें डेप्थ नहीं दी गई है, ऊपर-ऊपर से बस दिखाई जाती है, तो वो बहुत ही इलॉजिकल मुझे लगा। अगला नेगेटिव पॉइंट इस फ़िल्म का कि बाप और बेटे का जो एक स्पेस है, उसको और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए था, थोड़े और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेयर्स देने चाहिए थे, शायद 1-2 और सीन्स अगर डाल देते, तो उस सीन में भी बहुत ज़्यादा डेप्थ महसूस होती, क्योंकि जब बाप और बेटा फाइनली एक-दूसरे से बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर चोट लगी है, वो सीन आप महसूस करना चाहते हो बट आपको महसूस ही नहीं होता वो सीन। अगला इलॉजिकल पॉइंट, भाई जो है स्ट्रगलिंग पीरियड में दिखाया जाता है कि उसके पास पैसों के इश्यूज़ है, वो अपने दोस्त के पैसों पे पल रहा है। आहन पांडे के कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, बट उसका जो फ्लैट है ना, वो इतना लैविश है। यही बात है ना जब हमने देखी थी नादानिया में भी कि जब जहाँ पर सैफ अली खान का जो बेटा है इब्राहिम अली खान, वो भी एक स्ट्रगलिंग सो कॉल्ड पेरेंट्स का बेटा दिखाया गया है, मिडिल क्लास, एंड उसका घर अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी मिडिल क्लास नहीं लगता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस आपको दिखाई देगी कि ये कहीं पर भी स्ट्रगलिंग सिंगर नहीं आपको कन्विंस करता। एंड सबसे लास्ट पॉइंट जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया इस फिल्म में, कि अगर आप एक इतनी बड़ी बीमारी के बारे में बता रहे हो, तो उस बीमारी को टैकल अप करने के लिए आपने कुछ और डिटेलिंग दिखानी चाहिए थी, जैसे आप मैनेज कैसे कर रहे हो, क्योंकि उसी के चलते आप वेकेशन पे गए हो ना, बट वेकेशन पे कुछ और ही चीजें चल रही है इनकी। वेकेशन पे मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट थी ये देखने के लिए कि यार अभी किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि जो बीमारी है वो एक्चुअली बस एक वर्ड है, बट अगर आप थोड़ा-सा डीपली उसके बारे में सोचो ना, तो आपको थोड़ा बहुत डर भी लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार कौन से लेवल तक ये बीमारी आपको निचोड़ के रख सकती है। तो वो डर थोड़ा-सा आपको महसूस कराना चाहिए था और ज़्यादा, और वो मैनेजमेंट दिखाना चाहिए था कि अब आप किस तरीके से उसके साथ टैकल अप करने वाले हो। अब आप कौन-कौन सी हैबिट्स बना रहे हो, अब आप, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती है। बीच में लाइव कॉन्सर्ट आ रहा है, बीच में वेकेशन आ रहा है, तो आई थिंक अगेन ये बहुत बड़ा लूप होल है। ये था मेरा रिव्यू सैयारा इस फ़िल्म के बारे में। इट्स अ मस्ट, मस्ट, मस्ट वॉच फ़िल्म इन द थिएटर ओनली, एंड आई एम नॉट किडिंग दिस एट ऑल। मैं इस फ़िल्म को देना चाहूँगी 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये मेरा बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं मिलेनियल हूँ, 90s में पैदा हुई हूँ, तो मुझे मेरे वाले एरा के कुछ सॉन्ग्स यहाँ पर महसूस हुए, स्पेशली सैयारा का टाइटल्स ट्रैक एंड धुन, ये जो गाना है जिसको अरिजीत ने गाया है धुन को, तो ये दोनों सॉन्ग्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत साबित हुए और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस ये फ़िल्म आपको ज़रूर देगी। प्लीज़ इस फ़िल्म के फेक पीआर चल रहा है, इस रूमर पे मत जाइएगा। इस ये फ़िल्म एक्चुअली डिज़र्व करती है सारे के सारे आईबॉल्स। और सिटी लाइट्स हिंदी पे अगर आप नए हो, तो इस चैनल पे ना ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपको मिलते जाएँगे, चर्चाएँ होती रहेंगी, कमेंट सेक्शन खुला है। आपकी क्या राय है सैयारा के बारे में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स हिंदी। पीस आउट।